की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं HBL PSL खेल दीवानों का। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कंवल और मेरे साथ रोजाना की तरह मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। आज मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 162 रन उन्होंने बना लिए हैं और 3 खिलाड़ी आउट भी हो चुके हैं। दूसरा मैच होने जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो किसका सर्वाइवल होगा इस पर बात करेंगे, साथ साथ जो मैचेस हो रहे हैं उनकी अपडेट्स भी लेंगे और कंट्रोवर्सीज हमारे शो का खासा हिस्सा रही है। वसीम जो है ढूंढ के खबरें लेकर आ रहे हैं और जो खबरें हैं उस पर कड़ा एनालिसिस भी दे रहे हैं। खासी कॉल्स आपको मौसूल हो रही हैं वसीम, उनको कैसे डील कर रहे हैं आप? नहीं, एक तो मैचेस के हवाले से कि कि अबू धाबी के अंदर आपने जैसे बात की है कि अबू धाबी में हमने देखा जो पिच का पहला आज बिहेवियर हमें नज़र आया कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का उम्मीद की जा रही थी कि बॉल ज़्यादा बॉल हिलेगा, ज़रा मूव करेगा, लेकिन स्पिनर्स ने आके अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद जो आपने बातें की हैं तो वो जाहिर है जो कंट्रोवर्सी की आपने बात की है, कौन सी उसी तरफ डील कर रहे हैं आप? जरा फोन भी नहीं सुन रहे कि कंट्रोवर्सी से डील ही ना करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें सामने मौजूद है। वो ये कि सबसे पहले तो हम ये भी देख रहे हैं कि मिसबा नहीं खेल रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि फॉरेन प्लेयर्स बहुत सारे मना कर रहे हैं आने के लिए। एबी डिविलियर्स की तरफ से खास कह दिया गया कि वो नहीं आ सकते, उनको बैकमैन इशू है। तो अब ये जो सारे मामले हैं, क्या इससे PSL का कलर जो है वो फीका पड़ सकता है वसीम? नहीं, देखिए एबी से फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली लाहौर कलंदर की टीम को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगेन वो इंजरी की वजह से नहीं आ रहा है तो उसको मिक्सअप ना किया जाए कि वो शायद वो किसी और वजह से नहीं आ रहा है। इंजरी हुई थी, वो PSL के दौरान ही उसको हुई थी और डॉक्टर ने उसको रेस्ट का बोला है, तो इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है। और लाहौर कलंदर्स उनकी बैड लक है कि हमेशा एन मौके पे जहाँ पे क्रंच उनके मैचेस आते हैं वहाँ पे उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन PSL पे ओवरऑल उसमें इजाफा हो सकता था, लेकिन किसी के ना आने से उसमें कमी नहीं आ सकती। चले उमर फारूक की तरफ बढ़ते हैं, जरा वहाँ से खबरें उनसे इकट्ठा करते हैं कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है। उमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि यही कहा जा रहा है कि मिसबा स्क्वाड में मौजूद है लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। कहाँ है मिसबा, क्यों नहीं खेल रहे हैं और क्या वो फिट है नहीं है, क्या अपडेट्स हैं उमर? देखिए, उनके साथ शुरू से ही फिटनेस के मसाइल थे। उनकी एज ज़ाहिर है हम सबको पता है 44 ईयर्स के हैं मिसबा उल हक। एज इज़ उसके अगेंस्ट रेस कर रहे हैं वो। लेकिन PSL ज़ाहिर है यंग ब्लड है, यंग लॉट है पेशावर ज़ल्मी के पास, तो प्रेफर किया जा रहा है। हालांकि उनकी जो हैमस्ट्रिंग का इशू था जो कि काफ़ी देर से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उनकी अभी प्लेइंग 11 में जो है वो आई थिंक स्ट्रेटेजिकल हम बात करें तो उनकी जगह नहीं टीम में बन रही और वो प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर बैठे रादर देन कि वो उसको पुश कर रहे हैं अपने आप को। डैरेन सेमी ऑलरेडी टीम का हिस्सा है बिकॉज उनकी रिप्लेसमेंट में मिसबा को रखा गया था। अगर फॉर सम रीज़न अगर सेमी जो है वो नहीं खेल पाते तो मिसबा उल हक जो है वो फिल इन करेंगे। लेकिन अभी जो कम्बिनेशन है पेशावर ज़ल्मी का वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है और यही वजह है कि मिसबा बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन वसीम, इस दफ़ा देख रहे हैं कि इस PSL में मिसबा खासे नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, जैसे अभी उमर ने बात की है, एक तो एज फैक्टर उसमें आ रहा है, दूसरा फिटनेस। और अब सोचना होगा, मिसबा को खुद भी सोचना होगा, फ्रेंचाइज को भी सोचना होगा जो उनको पिक करते हैं एज अ प्लेयर कि एंड ऑफ द डे आप एक यंगस्टर की जगह मार रहे हैं। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे आपका क्या फ्यूचर है एज अ प्लेयर, ठीक है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आपने रिटायरमेंट ले ली है, अगर यहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, टीम में जगह नहीं बन रही है, तो आप डिफरेंट रोल में आ सकते हैं। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी वो ज़्यादा रोल उनका जो है ना बैट्समैन की वो कोचिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप शुरू से ही वही रोल लेते और किसी यंगस्टर को मौका दे देते। PSL हर उसका बच्चे का एक ख्वाब होता है खेलना, तो थोड़ी सी ज़्यादती है यहाँ पे। फ्रेंचाइजीज़ को भी सोचना होगा, लेकिन फ्रेंचाइजीज़ तो अपना वो देखेंगी, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी अपनी टीम है, जैसे मालिक उनके कहेंगे उन्होंने वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स को खुद भी सोचना होगा। कल भी हमने इस पर बात की थी कि मिसबा उल हक को आई थिंक 44 ईयर्स ऑफ एज, अब आगे देखने को कुछ भी नहीं है, तो अपना जो आपका एक्सपीरियंस है अब उसको ट्रांसफर करने का टाइम बात करें एक्सपीरियंस प्लेयर्स को सोचना होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है कि जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स की आप बात करें तो शुएब मलिक की बात करें कि जी पहले नए प्लेयर्स को पॉलिश करो उसके बाद PSL में खिलाओ, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो खुद भी नहीं जाना चाहते। देखिए, अब तो या तो ना कंपटीशन ना चल रहा हो, आपके पास बैकअप ना हो। अब हम देख रहे हैं वहाँ पे कि बैकअप आपके पास आ रहा है, चाहे फास्ट बॉलर्स आप देखते हैं, बैटिंग के अंदर डोमेस्टिक में आपके पास अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस मौजूद है। सो इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। सीनियर्स तो हमेशा से पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि वो जूनियर्स को इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं क्योंकि वो
खुद इनसिक्योर होते हैं कि उनको अपनी जगह की फिक्र पड़ जाती है। लेकिन इट्स अबाउट द टाइम कि अब यहाँ पे सोचना होगा सीनियर्स को भी और हमारे सिलेक्टर्स को भी कि यंगस्टर्स को राइट मोमेंट पे खिला देना है हमने, क्योंकि पीक टाइम उनका बड़ा कम होता है, स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्लेयर्स को लेना होगी कि कब तक अपने आप को आपने ड्रैग करना है। आप अपना इमेज जो है अपने फैंस के अंदर वो खुद ही खराब कर रहे हैं आप। फ्रेंचाइजेस की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ज़रा लाहौर कलंदर के लिए बड़ा दुख होता है मुझे कि हर दफ़ा बेचारे कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करती। तो उमर ये भी बताइएगा कि AB डिविलियर्स इंजर्ड हैं और अभी उन्होंने कहा है कि बैक पेन की वजह से वो अब पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे और यहाँ पर मैचेस नहीं खेल सकेंगे। क्या अपडेट्स हैं और उसके अलावा और कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं उमर, शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, वन ऑफ द मेजर डेंट जो लाहौर कलंदर को, बिकॉज यही पिछले तीनों सीजन से लाहौर स्ट्रगल करते आया था, उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो सम हाउ किसी ना किसी वजह से नहीं आते रहे। लिंक की बात करें, मैथ्यूज़ की बात करें पहले एडिशंस में, ये लोग वो हैं जो इंटेग्रल फिगर रहे हैं इस पूरे लाहौर कलंदर के स्क्वाड में, लेकिन वो खेल नहीं पाए बहुत सी वजूहत की वजह से। इस बार भी लाहौर कलंदर के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। कुछ उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी मोहम्मद हफीज़, वो अनफिट हो गए। उसके बाद वन ऑफ द मेजर जो नाम था AB डिविलियर्स, पूरे PSL की जान थी, सेलिब्रेट किया जा रहा था उनकी पिक को, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी बैक का प्रॉब्लम है। उनकी ऑलरेडी कमिटमेंट थी 7 मैचेस की, लेकिन 2 मैचेस को लाहौर में खेलने थे, लेकिन जैसे उनके 7 मैचेस जहाँ पूरे हुए, लास्ट मैच वो कराची के अगेंस्ट खेले, वापस चले गए, उनको वापस लाहौर आना था 2 मैचेस के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर की लेग के तमाम मैचेस जो हैं कराची शिफ्ट हो गए। और AB का चेंज ऑफ हार्ट खेले, उनकी बैक का भी इशू है, बिकॉज कराची मैच से पहले और मुल्तान मैच के बाद उनकी कमर पे, अगर आपको याद हो, रनिंग करते हुए गिर गए थे, वो अपने पेट के बल गिरे थे, तब से उनकी कमर पे थोड़ा सा स्टिफनेस है, जिसकी वजह से जिस वजह से वो उन्होंने आने से इनकार किया। तो अब वो भी इंजर्ड हैं और फिर लाहौर कलंदर्स के लिए एक मुश्किल होगी, क्योंकि जब AB डिविलियर्स आए थे तो बात यही हो रही थी कि AB डिविलियर्स अब सर्वाइव कर जाए शायद लाहौर कलंदर उनकी वजह से, और चेंज उनकी देखिए फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल इस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेज हमें वहाँ से नज़र नहीं आ रही है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। जो मैच विनिंग इनिंग्स कह सकते हैं आप, वो लोकल की जानिब से उस तरह नहीं आ रही है। अगर आप जालमी में देखते हैं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखते हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स में देखते हैं, आपको लोकल लड़के मैचेस जिता रहे हैं, ओवरसीज़ भी उनके परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है उनकी, वो उनके लोकल प्लेयर्स हैं। तो लाहौर की टीम में शुरू से एक ट्रेंड यही रहा है कि बड़े नाम बस पिक कर लें और उसके बाद हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बंदा आपको मैचेस नहीं आके जिता सकता है, लेकिन डेफिनेटली AB का इंतज़ार था पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में उनका बड़ा वेट हो रहा था। उसके बाद कराची के अंदर जब मैचेस शिफ्ट हुए तो वहाँ पे भी उम्मीद थी कि सारे प्लेयर्स आएंगे, तो इंडिविजुअली उसको मिस किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल इतना बड़ा इम्पैक्ट PSL के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांड PSL एक बहुत बड़ा ऑलरेडी बन चुका है। किसी के आने या ना आने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर कलंदर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ छोटा सा इंसिडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, प्रेशर थोड़ा सा टीम के ऊपर आता है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अब ये कड़ा इम्तिहान होगा यहाँ पे लाहौर कलंदर्स के लिए कि अब AB के बगैर लाहौर कलंदर्स सर्वाइव कर सकती है, मुश्किल नज़र आ रही है। सही। अच्छा, इंजरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स, हमारे भी लोकल प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए हैं, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि आगे चूँकि वर्ल्ड कप है और जो सीरीज़ आ रही है उसमें खासे प्लेयर्स को रेस्ट कराने की बात हो रही है, जिनमें सरफराज का भी नाम है। तो आप जो इंतजाम बात करें, मिकी आर्थर बात करें, और वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने प्लेयर्स यहाँ से पिक भी करने हैं, तो जो रेस्ट दिया जा रहा है प्लेयर्स को, वो आप कहते हैं कि ठीक है PSL से भी रेस्ट। देखें, अब यहाँ पे आप इंतजाम की बात करें या मिकी आर्थर की बात करें, कुछ समझ नहीं आती है। जब बड़ा इवेंट है, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वर्ल्ड कप में रेस्ट करवाया जाएगा मेन प्लेयर्स को, क्योंकि हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं कि जब सारी टीमें रीबिल्डिंग कर रही थी, नए लड़के ट्राई कर रहे थे, हमारी वीक सीरीज भी आई, हमने आयरलैंड खेला, हमने जिम्बाब्वे खेला, वेस्ट इंडीज़ खेला, लेकिन वहाँ पे आपने वही लड़के खिलाए जो नए लड़के आपने ट्राई नहीं किए। किसी बॉलर को ना आपने रेस्ट कराया, ना किसी बैट्समैन को आपने रेस्ट कराया, इक्का दुक्का मैचेस में आप चेंज करते थे। तो वो टाइम था। अब तो सारी टीमें अपनी जो लास्ट उनकी स्ट्रेंथ होगी, आखिरी 1 या 2 सीरीज जिसकी रहती हैं, वो उसके साथ जाएंगे। लेकिन हमारा ज़रा वो उल्टा ही निज़ाम चल रहा है कि जी हम आखिरी, अब 2 सीरीज़ रह गई हैं वर्ल्ड कप से पहले, उसके अंदर मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जाएगा। अब उनकी फॉर्म वहाँ पे ज़ाया हो गई या कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो टाइम था कि यहाँ पे आपकी जो वर्ल्ड कप की एक टीम है वही ये 2 सीरीज़ खेलती है, ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें भी अगर वो जो कॉम्बिनेशन आप बात करें
करें कि वर्ल्ड कप की टीम ही खेलती तो वो फिर हमारे तो प्लेयर्स थक भी जाते हैं, फटीग भी हो जाता है। कॉम्बिनेशन आप कह रही हैं तो कॉम्बिनेशन प्लेयर्स जब रेस्ट पे होंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? आप फिर वो पेपर के ऊपर ही कॉम्बिनेशन आप बना लेंगी कि ये आएगा जितने रन्स करेगा। इन 2 सीरीज के अंदर आपको प्लेइंग 11 भी बना लेनी चाहिए थी और जो 14-15 लड़के आपने वर्ल्ड कप में लेके जाने हैं उनको भी आपने फाइनल कर लेना था। लेकिन अब इसमें अगर आप किसी को रेस्ट करवाते हैं, यू डोंट नो कि जब वो आएंगे वर्ल्ड कप के अंदर उनकी फॉर्म कैसी होगी। सरफराज अहमद को लीड करना चाहिए इस सीरीज़ के अंदर ताकि जो नए लड़के 2-3 आ रहे हैं वो उसके अंडर खेलें और सरफराज भी उनके साथ यूज टू हो जाएं। तो ये मैं इसको कहूँगा कि इतना अच्छा वो फैसला नहीं है अगर ऐसा होने जा रहा है। बट यू नेवर नो, मिकी आर्थर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंजमाम साहब वहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, इट्स अबाउट द टाइमिंग। जो चीज़ हमें 6 महीने पहले करनी चाहिए थी वो हम अब करने जा रहे हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अब सारी चीज़ें हैं और वो बात ये भी हो रही है कि PSL में से बहुत सारे प्लेयर्स पिक होने हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आपको नजर आते हैं प्लेयर्स के यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए टीम एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जाए? अब उसमें यही है कि मे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की हो ICC को कि वर्ल्ड कप को भी 2020 करार दिया जाए, क्योंकि अगर आपने टीम बनानी है T20 के ऊपर और वहाँ 50 ओवर जाके खेलने हैं तो इसकी भी कोई सेंस समझ नहीं आती है। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है प्लेयर का, लेकिन ये नहीं है कि T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप पिक करेंगे जी कि 50 ओवर जाके किसने खेलने हैं वहाँ पे। यहाँ पे 4 ओवर को अच्छे कर लेता है, दैट डजंट मीन कि वो 10 ओवर भी अच्छे कर सकेगा, उसकी फिटनेस ऐसी है। पास में भी यही प्रॉब्लम रहा है, हम टेस्ट मैचेस खिलाए हैं PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर, वनडे इंटरनेशनल खिला दिए PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। 4 ओवर की क्रिकेट में या 20 ओवर अगर आप बैटिंग करते हैं उसके आप पे सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं होती है 50 ओवर की या टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन अनोखा हमारे यहाँ रवायत है कि PSL अब तो कोच ने कह भी दिया है ना, जिस तरह से फ्रेंचाइजेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं प्लेयर्स के साथ, उससे तो बाहर देखिए ये लगता है कि उसके अलावा नॉट ओनली PSL, उसके अलावा भी क्रिकेट हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कैंप्स लग रहे हैं। लाहौर कलंदर की अगर खुसूसी तौर पे बात की जाए तो बड़ा टैलेंट हंट भी करते हैं, पुराने प्लेयर्स को भी साथ रखते हैं, ऑन बोर्ड रखते हैं। खासे प्लेयर्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जिसमें यासिर जान का नाम था, सलमान का था, सलमान बट का नाम था। तो काफी सारे प्लेयर्स को उन्होंने एंगेज किया, कुछ को रेस्ट भी कराया है, बिठाया। बड़ी बात है, आपने नाम भी निकाली और आपको याद भी है, क्योंकि हमने देखा है लाहौर कलंदर्स का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम नजर आया है कि वो ड्यूरिंग द ऑफ सीजन में, अगर हम PSL से पहले देखते हैं, हाइप बड़ी वो क्रिएट करते हैं, चाहे उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर अभी आपने जो नाम मेंशन किए हैं। लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि यासिर जान आया था तो हमने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सुनी थी जी 145 की रफ्तार से वो सीधे हाथ से भी बॉल करते हैं, उल्टे हाथ से भी बॉल करते हैं, उनको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। लेकिन 3-4 महीने गुजरते हैं तो उनके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया जाता है। यासिर जान का नामो निशान आपको नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद और प्लेयर जिनके आपने नाम लिए हैं, सलमान इरशाद का नाम है, रजा हसन का नाम है, कितने सारे नाम है। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी फ्रेंचाइजीज को। ऑब्वियसली उनको कोई पुश नहीं कर सकता, कोई प्रेशर उन पर नहीं डाल सकता, उनकी अपनी टीम है, वो जो मर्जी करें, ठीक है ना। वो PCB के अंडर आते हैं ना ही वो किसी और के अंडर आते हैं। लेकिन अगर आपने सही मानों में क्रिकेट को सर्व करना है तो थोड़ी सी ये ज़्यादतियाँ भी आपको ख़त्म करनी होंगी कि इन प्लेयर्स को आपने 10 गुलाम मुदस्सर का नाम उसमें आ जाता है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जी, हमें बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर मिल गया, चंद महीने गुजरते हैं, वो हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद आप उसको ख़त्म कर देते हैं। रजा हसन हमने देखा जी, उसको फटे हुए जूते पहना के उसकी तस्वीरें लगाई गई कि जी वो बड़ा ज़बू हाली का शिकार है, हालांकि दैट वाज नॉट द ट्रू स्टोरी, लेकिन वो हाइप क्रिएट की गई। उसके बाद रजा हसन को भी आपने पिक नहीं किया। सलमान इरशाद का हमने देखा जी पिछले साल जी कश्मीर से हमने बड़ा टैलेंट हमें मिल गया जी, बड़ा तेज़ बॉलर आया है, अब उसका भी नामो निशान नज़र नहीं आ गया है। अजहर अली की आपने बात की है, पाकिस्तान का कैप्टन था, उसको आपने लाहौर का भी कैप्टन बनाया, टीम में रखा, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया ऐसे जैसे उसके बाद फिर आप कोचिंग में देखते हैं आपने तो लोकल। सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं हुआ क्या वसीम, या फेवरेटिज्म पे हुआ, या क्या मसला क्या है? लेकिन उसमें जो एक वो आता है ना कि फीलिंग जो एक आती है, आई एम नॉट श्योर कि दैट इज द रियल स्टोरी और नॉट, कि बस इट्स अबाउट द हाइप। लास्ट ईयर हमने देखा कि लोकल कोचेस रखे गए, चाहे आप कबीर खान की बात करते हैं, चाहे अतीकुज़्ज़मान की बात करते हैं, सीनियर क्रिकेटर्स हैं ये, इनको लाहौर कलंदर ने रखा और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो आपने सुना भी होगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन उनको होटल ही छोड़ देते थे, ग्राउंड भी ले जाने की उनके साथ जहमत नहीं की गई। तो ये मतलब काफ़ी इंसल्ट हो जाती है सीनियर प्लेयर्स के साथ किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है जिसको यूज नहीं किया जा रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। यंग टैलेंट यकीनन आ रहा है, इमर्जिंग प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनको चांसेस दिए ही नहीं गए। इस पर भी बात होगी और ऑब्वियसली मैचेस पर बात होगी। वसीम से प्रेडिक्शंस भी लेंगे आज के मैचेस पर आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बैच प्राइड एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू,
मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मैच की अपडेट आपको देते चले। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर मैच हो रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की, 166 रन का टारगेट दिया है। कैसा टारगेट सेट? टारगेट अच्छा है। पिच थोड़ा सा हमने देखा कि स्पिनर्स को इसके ऊपर हेल्प मिली है और कोयटा की अगर हम टीम सिलेक्शन देखते हैं हमें वो बेहतर नज़र आई है क्योंकि उसने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, रेगुलर स्पिनर्स के साथ गए हैं। चाहे फवाद की बात करते हैं, नवाज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने थोड़ी सी स्ट्रगल की है। हमने देखा सुहेल तनवीर ने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, लेकिन जो बाकी फास्ट बॉलर थे उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल की है। अब सेकेंड टाइम चेज़ के अंदर रन्स तो उतने ज़्यादा नहीं है। हमने दुबई शारजा में देखे हैं कि आराम से चेज़ होते हैं इतने रन्स। अब लेट्स सी कि यहाँ पे जो शाम के टाइम पे एक तो ड्यू फैक्टर आता है कि नहीं आता है और पिच का बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि उनके पास एक स्पिनर है सिर्फ। कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चेज हमेशा अच्छा करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने टॉस जीत के यही फैसला किया होगा कि बिल्कुल उनके लिहाज से फैसला तो बिल्कुल ठीक था कि वो टॉस जीत के समझ लें कि 60% मैच कोयटा वैसे ही जीत जाता है। तो आज भी यहाँ पे भी अगर देखें इस स्टेज के ऊपर तो लग रहा है कि यहाँ पे कोयटा ही फेवरेट रहेगा। अब 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ज़ाल्मी गई है यहाँ पे। लेट्स सी कि उनके फास्ट बॉलर्स कितने कारआमद होते हैं। मे भी थोड़ा सा शाम का जब टाइम होता है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प इन द एयर मिल सकती है। तो लेट्स सी कि अर्ली विकेट्स अगर गिरती हैं तो शायद फिर कोई चांस है ज़ाल्मी का। अदरवाइज हमने देखा कि चेज जबरदस्त कर रही है यहाँ पे। अगर कामरान अकमल की बात करें तो खासे दिनों से मैं यही बात कर रही थी कि जनाब उनको क्या हुआ है, हमेशा लाइमलाइट में रहे पीएसएल के सीजन में, लेकिन इस दफा जो है वो खासी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए कुछ मैचेस में नजर नहीं आया। लेकिन बहरहाल आज के अगर मैच की बात की तो उन्होंने 77 रन स्कोर किए हैं। बिल्कुल आई वाज होपिंग आज वापस आ गए, आज वो 100 करेंगे क्योंकि वो जो बड़ा प्लेयर है उसको आप T20 क्रिकेट का पीएसएल का एक बड़ा प्लेयर मानते हैं, तो हमेशा कम बैक बड़ी इनिंग्स सही करता है। आई वाज होपिंग कि वो अपना वो तीसरा 100 करेंगे पीएसएल के अंदर, लेकिन आज वो 77 पे आउट हो गए। लेकिन जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, आज इन कंट्रोल नजर आए हैं और वेरी गुड साइंस फॉर पेशावर ज़ाल्मी के बड़े मैचेस से पहले, नॉकआउट आने से पहले उनका जो मेन प्लेयर है वो फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो आगे चल के इसको बड़ा फायदा होगा। पोलार्ड तो हमेशा ही जो है वो टफ टाइम देते हैं, आज भी अच्छी इनिंग्स खेली, 44 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो पोलार्ड जी आखिर में फिनिश तो सुल्तान को तो खासे भारी पड़ते हैं, उनके तो गले का तौक बन जाते हैं। कोयटा नहीं, जब ये सेट हो जाए तो वो सब पे ही भारी पड़ते हैं। लेकिन पोलार्ड का हमने देखा आज थोड़ा सा मोमेंटम जब लूज किया यहाँ पे हमने देखा पेशावर ज़ाल्मी को कि अच्छा एक स्टार्ट मिल गया था, पावर प्ले अच्छा गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक पैच आया कि जहाँ पे थोड़े से बैट्समैन स्लो हो गए थे। इमामुल हक आए, उन्होंने सिर्फ 13 बॉलों पे 13 रन बनाए, थोड़ा सा मोमेंटम वहाँ पे लूज किया था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह का स्टार्ट था, जितनी विकेटें ज़ाल्मी के हाथ में थी, तो मैं भी 185 to 190 रन बन सकते थे। लेकिन फिर भी आखिर में आके ज़बरदस्त फिनिश आप पोलार्ड की अगर बात करती हैं, क्योंकि एक मौके पे लग रहा था कि शायद 150 तक ही जाएंगे, लेकिन अभी कंपेटिटिव टोटल बन चुका है। तो सब डिपेंड करता है अब पहले 6 ओवर्स के ऊपर कि वॉटसन की विकेट जल्दी गिरती है या नहीं गिरती है, उमर अकमल आते हैं वो सेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो पहले 6 ओवर्स वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग के लिए यकीनन इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन बॉलिंग अब तक आपको कैसी लगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की? देखिए बॉलिंग में स्पिनर्स ने वंस अगेन आज अगर आप फवाद की बात भी करते हैं या आप नवाज की बात करते हैं, दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की है। नवाज ने विकेट भी पिक की हैं और वंस अगेन हमने देखा है कि हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट फवाद अहमद की जो गुगली, और वो थोड़ा सा वो डिफरेंट गुगली करते हैं। अगर हम देखते हैं मेरा अगर आप हाथ दिखा सके कि नॉर्मली हम देखते हैं कि गुगली उल्टे हाथ से बॉल करते हैं, वो आप पिक करने में आसानी होती है। कुछ बॉलर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ बॉलर्स साइड से गुगली करने की भी उनमें सलाहियत मौजूद है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फवाद को, तो वो भी साइड से गुगली करते हैं और एट टाइम्स बैट्समैन वो पिक नहीं कर पाते हैं जब साइड से गुगली कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ऊपर से गुगली कर रहे होते हैं उल्टे हाथ से इट्स ईजी टू पिक। लेकिन फवाद को हमने देखा है कि साइड से यहाँ से रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन जो कि अच्छा रीड करते हैं स्पिनर्स को, उनके हाथ को, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। इमाम को हमने देखा प्लेन मिस किया उन्होंने गुगलीज को, तो लेफ्ट हैंडर्स को भी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोनों स्पिनर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की है। अब उसमें एक चीज़ जो शायद कुछ लोगों को परेशानी होगी, काफ़ी दिनों से हाइप बनी गई, मोहम्मद हसनैन तेज़ बॉलर हैं, आज भी उनको रन्स तो पड़े हैं, लेकिन एक चीज़ आपको देखनी होगी कि इन माय व्यू, क्योंकि मैंने इसको खिलाया हुआ है अपनी टीम के अंदर भी, इज़ मोर सूटेबल फॉर टेस्ट क्रिकेट, फॉर 4 डे क्रिकेट। लंबे स्पेल कर सकता है वो, लेंथ उसकी अच्छी है। तो T20 में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं भी जाती है तो कोई डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं है। वो फ्यूचर है हमारा लंबी क्रिकेट का, और होपफुली टाइम के साथ साथ वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस देगा। सुहेल तनवीर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन
मेन जो रोल रहा है वो स्पिनर्स ने, जिन्होंने आके ब्रेक्स लगाई हैं। अभी क्योंकि हम ये जब पिछले प्रोग्राम से हम डिस्कस कर रहे थे वसीम, तो आपने कहा था कि अबू धाबी जो मैचेस जा रहे हैं वहाँ ग्राउंड का खासा इम्पैक्ट होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे नहीं होंगे। आपने कहा कि कंपैरेटिवली शारजा में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आज का टारगेट देखते हुए यही लग रहा है। अब आगे भी क्या यही इसी तरीके से कंटिन्यूटी में रहेंगे? देखिए, आपको छक्के तो आज भी नजर आए हैं, लेकिन उतने बड़े छक्के आपको कम नजर आए हैं। अगर हम फील्ड की बात करते हैं कि अब जैसे हमने अबू धाबी की बात की थी कि वहाँ पे स्टेडियम बड़ा है, ग्राउंड बड़ा है, लेकिन एंड में मैटर क्या करता है कि जो बाउंड्री रोप है वो कहाँ लगाई जाती है, और वो हमें काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है स्टैंड्स और जो बाउंड्री रोप लगी हुई है। दैट मीन्स कि बाउंड्री का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आज भी कर दिया हाँ जी, लेकिन आज भी हमें कुछ शॉट्स ऐसी कामरान अकमल ने एक छक्का लगाया जो मिड ऑफ के ऊपर जस्ट वेंट ओवर द रोप, मतलब बड़ी मुश्किल से वो छक्का लगा। अगर वो शारजा के अंदर होता तो शायद वो छत के ऊपर जाके वो गिर जाता। अब बड़े ग्राउंड के अंदर ठीक है, आपको बाउंड्रीज कम देखने में मिलती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ रनिंग इन बिटवीन द विकेट में आपको ज़्यादा नज़र आती हैं, आपको गैप्स बड़े नज़र आते हैं। कि अगर आप देखते हैं जितनी बाउंड्री छोटी होगी ये गैप आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन जब ये फील्डर बाउंड्री के ऊपर जाएंगे बड़े ग्राउंड के ऊपर तो यही गैप आपको बड़ा गैप नजर आएगा, इसके अंदर बॉल जाएगा तो आराम से 2 रन। हम फोकस ये नहीं करते कि ज्यादातर बाउंड्रीज हो, हार्ड हिटिंग मैचेस हो और जरा वो पावरफुल गेम देखिए फोकस तो होता है, प्ले टू प्ले चीज वेरी भी करती है, लेकिन ओवरऑल देखा है तो ट्रेंड तो उसमें चौको छक्कों का भी है। लेकिन अक्सर मैचेस में आपने अभी भी हमने जो मैचेस देखे जो लास्ट बॉल पे फिनिश हुए 200 रन चेज हुए, उसके अंदर आपको रनिंग बिटवीन द विकेट भी याद होगी। एबी डिविलियर्स ने बड़े अच्छे 2-2 रन लिए गैप्स के अंदर खेल के, उसके बाद सरफराज की रनिंग आपके सामने है, उतनी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है रनिंग बिटवीन द विकेट की भी जितनी कि आपके छक्के चौके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे रन आप बनाते हैं तो परसेंटेज निकालें तो आधा ही आपको नजर आता है। सिर्फ चौकों छक्कों से आप मैच ही जीत सकते हैं, उसके अंदर जो रनिंग बिटवीन द विकेट करके आप 1s 2s 3s लेते हैं वो भी बड़ा ज़्यादा मैटर करती हैं। पिच आपको कैसी लगी वसीम यहाँ पर, क्योंकि अब फर्स्ट मैच आज हो रहा है? टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ कि मुझे बेहतर पिच नज़र आई। आई वाज होपिंग कि मे भी थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प होगी यहाँ पे बॉलर्स के लिए, बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, लेकिन पिच के अंदर मतलब उस तरह के कोई डीमंस जिसको कह सकते हैं वो नहीं है। तो बैटिंग में आज हमें कुछ अच्छे शॉट्स भी नज़र आए हैं। थोड़ा सा जो बॉल ग्रिप कर रहा था हमने देखा था स्पिनर्स का कि बॉल टर्न भी हो रहा था, बल्कि एक बॉल जो नवाज ने विकेट हासिल की थी उन्होंने तेज़ बॉल किया था, आम बॉल किया था सीधा जो रहने वाला, लेकिन वो भी पड़ के हल्का सा ब्रेक हो गया था। दैट मीन्स कि पिच थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसके अंदर बॉल ग्रिप हो रहा है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी ज़्यादा हेल्प तो नहीं है। अब शाम के मैचेस में लेट्स सी नेक्स्ट मैच के अंदर भी शायद ड्यू फैक्टर आएगा तो पिच थोड़ा और तेज़ हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी पिच बैटिंग के लिए। तो ओवरऑल आप इसको गुड पिच कह सकते हैं कंसीडरिंग के काफ़ी पेशावर ज़ल्मी के कौन से की बॉलर्स होंगे जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के की बैट्समैन को पिक कर सकते हैं, और जो हम बैटर्स हमेशा डिस्कस करते हैं तो किसको कौन टफ टाइम दे सकता है? अब देखिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होगा ज़ाल्मी के लिए शेन वॉटसन को आउट करना जल्दी होगा उनको। शेन वॉटसन को कौन जल्दी आउट कर सकता है? हसन अली की अगर हम बात करते हैं, पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट लेने की उनको आदत पड़ चुकी है, सो दे विल बी होपिंग कि हसन अली आते हैं उनको एक अच्छा आगाज़ देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को, दे हैवीली रिलाई ऑन शेन वॉटसन के वो आके ऊपर से एक तगड़ा उनको स्टार्ट दें, 40-50 भी वो करते हैं तो पहले 6-7 ओवर्स में ही कर देते हैं, जिसकी वजह से एक मोमेंटम उनकी इनिंग्स को मिल सकता है। तो एक ये अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है हसन अली का और शेन वॉटसन का। उसके बाद बॉलिंग में देखते हैं वहाब रियाज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की पिछले मैच के अंदर, तेज़ बॉलिंग उन्होंने की। आज जो स्ट्रैटजी है थोड़ी सी वापस 4 फास्ट बॉलर्स की तरफ गए हैं। अगर हम देखते हैं कि ज़ाल्मी को हमने देखा था एक मैच के अंदर इब्तिसाम शेख खेले थे लास्ट मैच, लेकिन आज वो वापस अपनी पुरानी स्ट्रैटजी के ऊपर आए हैं, 4 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं। उमैद आसिफ खेल रहे हैं, उसके बाद समीन गुल भी ये मैच खेल रहे हैं, तो दे आर रिलाइंग ऑन द सीम बॉलिंग और दे विल बी होपिंग के कि जो अबू धाबी की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिलती है, तो उन्होंने टीम जो थी वो उसको देख के बनाई थी, थोड़ी हिस्ट्री को देखते हुए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिच को देख के, आज की पिच को देख के 2 स्पिनर्स खिलाए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए और अभी तक ये कामयाब नजर आया है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन अर्ली विकेट्स चाहिए होंगी, क्योंकि जब आपके सारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं तो फिर उसके बाद जब आपको मार लगनी शुरू होगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। आपके पास आप पोलार्ड आके बॉलिंग स्लो कर लेंगे, चेंज ऑफ पेस वो करते हैं, या फिर लियम डॉसन की आपको स्पिन नजर आएगी, तो फास्ट बॉलर्स को आउट करने होंगे ज़ाल्मी की तरफ से। अब हम बॉलर्स की क्योंकि बात कर रहे हैं, ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो जरा मैच जो हम देख रहे हैं उसमें ये हुआ कि 1 विकेट गिर भी चुकी है और 12 रन अभी तक हुए हैं, तो बड़ी जल्दी विकेट गिर चुकी है। जी बिल्कुल, अर्ली विकेट्स दे आर द की जब आप स्पेशली डिफेंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर देखा है जो कि
बैट्समैनों का हमें नज़र आता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के कि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एक आध विकेट ऊपर से गिर भी जाती है, लेकिन डीप जाते हैं, वो मैच को लेके जाते हैं और एंड में उनको कोई ना कोई मैच, जैसे सरफराज को हमने देखा था उसको जिता दिया था मैच। लेकिन आज का जो टारगेट है, एक तो टारगेट छोटा टारगेट आप इसको नहीं कह सकते हैं, और दूसरा बॉलिंग लाइनअप, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप आप कह सकते हैं, जहाँ पे हसन अली है और उनके साथ वहाब रियाज बैट्समैन भी तो आगे खड़े हैं, शेन वॉटसन खड़े हैं, अहमद शहजाद खड़े हैं, तो अहमद शहजाद को तो शायद वो कोशिश करें कि हम आउट ना ही करें, इसको 10 ओवर खिला दें, जिस लास्ट मैच में अहमद शहजाद ने बैटिंग की थी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। लेट्स होप कि आज का पिच शायद उनको सूट करे कि बैट के ऊपर बॉल आ रहा हो, अपने स्ट्रोक्स खेलने जाएं, क्योंकि वो स्ट्रेंज इनिंग्स थी अहमद शहजाद की जानिब से, ही कैन बैट मच बेटर देन दैट। तो पिछले मैच को थोड़ा सा उन्होंने फंसा लिया था, कोयटा ग्लैडिएटर ने दोबारा उनको चांस दिया था, आई होप कि आज ज़रा बेहतर खेलेंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी बैटिंग मौजूद है। लेकिन अगर एक आध विकेट यहाँ पे और गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मिडल ओवर्स में पेशावर ज़ालमी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, को जहाँ पे वहाब रियाज आके बॉलिंग करते हैं, पोलार्ड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा उमैद आसिफ हैं, समीन गुल हैं, तो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट चाहिए। पावर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक विकेट चूंकि गिर चुकी है तो अब जरा संभल के खेलना होगा, देख के खेलना होगा, क्योंकि अगर विकेटें गिरेंगी तो नुकसान भी जल्द हो सकता है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा आपको अपडेट करेंगे कि PSL पाकिस्तान आ रहा है, कराची आ रहा है, कराची में खूब तैयारियां हो रही हैं, वहां से आपको अपडेट करेंगे कि वहां क्या चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। आपको एक बार फिर वेलकम करेंगे हमारे शो में, बात करेंगे कुछ PSL पाकिस्तान आ रहा है, कराची आ रहा है, और PSL के आने से यकीनन जो कराची आइट्स है उनकी खुशियां तो डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी गुना बढ़ चुकी हैं। लाहौर वाले थोड़े से मायूस हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आफ्टर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर ऑल कंडीशन, सारे हालात के बावजूद खेल जो है यहाँ पर होगा दीवानों का, तो मैच पड़ेगा यहाँ पर। PSL पाकिस्तान में हो रही है, चाहे कराची में हो चाहे लाहौर में हो, डजंट मैटर। आई फील फॉर लाहौरीज कि काफ़ी वो वेट कर रहे थे, कराची वाले डबल खुशियाँ उनकी हो गई हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी अपनी PSL पाकिस्तान में आई है। कराची वाले पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लाहौरियों कराची आ जाओ। तो कराची में क्या तैयारियां हो रही हैं? नेशनल स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, उसकी डेकोरेशन की जा रही है, वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान किया गया, और बाकी सारी चीज़ें अपडेट्स लेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उसामा अतीक हमारे साथ मौजूद है। तो उसामा बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं? काफी दिनों से काम हो रहा था, अब मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि फाइनली मैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जी, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची ये वही मैदान है जिसे मेज़बानी मिली है PSL के 8 मैचेस की। कराची में पहले 5 मैचेस खेले जाने थे, लेकिन अब चूंकि लाहौर में 3 मैचेस नहीं हो रहे तो वो मैचेस भी नेशनल स्टेडियम कराची में शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके साथ साथ अब कराची फाइनल समेत 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। मेज़बानी के लिए नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो जो रह गया है वो सिर्फ एक टेफ्लॉन का, जो कि 2 इनक्लोजर की छत पे अब तक नहीं लगाया जा सका। बाकी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तमाम तर काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताज़ीन और आराइश का काम नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में काफ़ी अरसे से चल रहा था PSL की मेज़बानी के लिए, अब इसे कंप्लीट कर लिया गया। अगर मैं आपको काम से मुतल्लिक बताता चलूँ तो VIP बॉक्स, मीडिया बॉक्स, कमेंट्री बॉक्स मुकम्मल कर लिए गए। उसके अलावा अगर इंक्लोजर्स की बात की जाए तो तमाम तरह इंक्लोजर्स का काम मुकम्मल किया गया, पुरानी कुर्सियों पर रंग रोगन का काम किया गया। उसके अलावा जो VIP इंक्लोजर्स बनाए गए हैं उसमें फोल्डिंग चेयर्स लगाई गई हैं, जहाँ पे 8000 तक का जो पास लेंगे वो वहाँ लोग बैठ के मैच देख सकेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए ग्राउंड की, तो ग्राउंड जिस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पर मेरा कप में अगर आप देख सकते हो तो 5 विकेट्स बनाए गए हैं। PSL के फाइनल समेत दीगर मैचेस के लिए 5 विकेट्स बनाए गए थे, लेकिन अब 8 मैचेस खेले जाएंगे तो इन्हीं विकेटों पे 8 के 8 मुकाबले देखने को मिलेंगे। ग्रास जो है वो लश ग्रीन आपको दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ पानी देने का काम किया जा रहा है। जो तादाद थी लेबर की उसको 24 घंटे पे काम पे लगाया गया था और तादाद को डबल किया गया था, तभी स्टेडियम को अब तक कंप्लीट कर लिया गया। सिंध हुकूमत, PCB हुकाम, तमाम बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि इस PSL के इवेंट को कामयाब बनाया जा सके। शहर की सूरत भी आपको
आपको हमने दिखाई थी, जहाँ पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और अब स्टेडियम में तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। 80 से ज़ायद हाई मेगापिक्सल कैमरास यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, जो किसी किस्म की भी नकलो हरकत पे नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कल फोर्सेस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें रेंजर्स हुक्काम, पुलिस हुक्काम और पाक फौज के दस्ते थे, उन्होंने यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की, जिसमें टीम को एयरपोर्ट से होटल से स्टेडियम लाने की तमाम तरह रिहर्सल की गई। उसके अलावा ग्राउंड में भी हमने देखा कि सिक्योरिटी ऑफिस करने वाले इदारों की जानिब से रिहर्सल की जा रही थी, जो कि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए की जा रही थी। तमाम तरह इंतजाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंतज़ार है शायकीन क्रिकेट को तो सिर्फ यहाँ पर होने वाले मैचेस का, जो कि अब 7 नहीं 9 तारीख से शुरू होंगे और फाइनल 17 तारीख को यहाँ पर खेला जाएगा। जी तो उसामा का हमें अपडेट कर रहे थे, और जैसे जैसे उसामा अपडेट कर रहे थे ना, की एक्साइटमेंट से आपको अंदाजा हो रहा होगा कितने खुश हैं आप ये देखिए कि मैं जो मेरा जुमला था वो आपने पिक किया, वो यही था कि उसामा जिस तरह से बता रहे थे ना, तो बस अब मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा कि पीएसएल पाकिस्तान है और मैं तो जाने की तैयारी कर रही हूँ। वसीम अब आप भी तैयारी करें क्योंकि आपको भी जाना पड़ेगा बहरहाल। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो तो कुछ और ही हो गया है, और क्राउड की वजह से जो ओवरऑल टीम्स के ऊपर इफेक्ट आता है, उनकी परफॉर्मेंसेज इफेक्ट होती है। वसीम क्योंकि आप तो खेलते रहे, आप बेहतर तरीके से देखिए इस पे डेफिनेटली होम क्राउड का, होम सपोर्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। कराची किंग्स जिसको आप कह सकते हैं जी, होम टीम कराची में अपने क्राउड के आगे खेलेगी, लेकिन क्राउड उसमें ना ऐसे ऐनक लगा के ढूंढेंगे कि इसमें कराची का कोई प्लेयर भी है कि नहीं। आपको बहुत कम नज़र आएंगे। सुहेल खान थे, वो मैचेस ही नहीं खेल रहे हैं, तो कराची के अंदर तो आपको कराची का प्लेयर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ग्लैडिएटर्स खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कराची के प्लेयर्स मौजूद होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ग्लैडिएटर्स को शायद ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कराची किंग्स के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल जो भी बात की है स्टेडियम की, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे दाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि चंद महीने पहले लग रहा था कि शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्पीड से इस काम हुआ है, तो वेल डन एवरीवन देयर। जो कंसर्न है एज अ क्रिकेटर, जो मुझे कंसर्न है वो है पिच का, कि वहाँ पे पिच का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था जब कराची के अंदर इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, तो पिच शायद उस स्टैंडर्ड का नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये जो 22 यार्ड्स वहाँ पे होंगे कराची में, वो कैसे आप तैयार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको गुड बैटिंग पिच चाहिए। उसके अंदर आपको वहाँ पे रन्स, इतना बड़ा क्राउड आएगा, चौके छक्के देखने आएगा। स्लो पिच या टर्निंग पिच या लो बाउंस वाली पिच हुई तो फिर शायद उसका मज़ा ना आए। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे होगा, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। पहले 5 मैचों की वहाँ पे तैयारी थी, अब 8 मैचेस करवाने हैं कम टाइम के अंदर। तो ग्राउंडमैन को लिए भी ये चैलेंज होगा कि कितनी वो अच्छी पिचेस तैयार करता है। लेकिन वेदर को अगर हम देखते हैं, हर चीज़ को कंडीशंस तो वो सूटेबल हैं कि अच्छे पिच वहाँ पे बन सके। तो सबसे बड़ा जो फोकस कम से कम मेरा होगा पिचेस के ऊपर होगा कि 120 वाले मैचेस वहाँ पे ना, वहाँ पे भी 170-80 की 200 वाले मैचेस हमें देखने को मिले। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि एक्साइटिंग मैचेस देखने के लिए मिलेंगे, और हम सब होपफुली यही देख रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट लेवल है, वैसे मैच कैसा भी हो ना, एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, क्योंकि लोग बहुत बड़ा एक वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि समटाइम आप देखेंगे कि 120 चेज करी टीम होती है ना, उसमें जब 8 विकेटें गिरी हुई होती हैं तो उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो नॉट नेसेसरली एक्साइटिंग गेम आपको ना हाई स्कोरिंग मैचेस नज़र आते हैं, कभी कभी छोटे टारगेट वाले मैचेस भी और ज़्यादा एक्साइटिंग आपके लिए हो जाते हैं। जब आप चाहे पीछे पीछे एक टीम को सपोर्ट करें, हाँ जी ये तो आराम से जीत जाएंगी, या 2 विकेटें गिरी ना तो आप फिर ऐसे होके बैठ जाते हैं, नहीं कुछ हो सकता है, स्पेशली जब लाहौर कराची खेल रहे हो तो यू नेवर नो। तो हम ये कहते हैं ना कि खेल है दीवानों का, तो लाहौर ये कहते हैं कि दिल वाले हम तो कराची वाले वाकई दीवाने, और तो खेल दीवानों का, दीवानों के शहर में आ रहा है कराची में, वहाँ पर मैचेस होंगे बाहर। लेकिन हमने कुछ देर पहले ये भी बात की थी कि बहुत सारा टैलेंट ऐसा भी है अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो कि वेस्ट हुआ है और उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, जिनमें बहुत सारे नाम है। फवाद अहमद की आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, इमरान ताहिर उसमें मौजूद है, उस्मान कादर मुझे याद आ गए। तो ये लोग कहाँ हैं, क्यों इनको? देखो तीनों एक ही टाइप के, आपने जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए हैं तीनों लेग स्पिनर्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सिस्टम ऐसा है, इस कैटेगरी में और प्लेयर्स भी आ सकते थे लकीली, लेकिन वो रुक गए पाकिस्तान में और कुछ पाकिस्तान से खेल भी गए हैं। ये प्लान्स काफ़ी और प्लेयर्स की जानिब से भी नज़र आए थे। अगर हम देखते हैं सईद अजमल को शुरू में याद हो, तो जब वो अगर पाकिस्तान 1 साल और ना खेलते, वो भी इंग्लैंड मूव करने का सोच रहे थे। फवाद की हम बात करते हैं तो अभी हमें वो सारी तारीफें करें जी, वर्ल्ड क्लास बॉलर हमें नज़र आ रहा है, T20 का, वाइट बॉल का, लेकिन जब ये पाकिस्तान में था, यहाँ से खेल रहा था, तो उस टाइम पे इतना इसको हाईलाइट नहीं किया गया। बट
उसकी गुड लक हुई कि राइट टाइम पे मूव किया उसने, ऑस्ट्रेलिया ने उसको पिक किया। उसके बाद इमरान ताहिर की अगर हम बात करते हैं, अंडर 19 वो पाकिस्तान से खेले, उसके बाद पाकिस्तान ए भी खेले हुए, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेल सके और ये अच्छा बॉलर नहीं है। तो उस टाइम के जो सिलेक्टर थे या जो भी मुंतज़मीन थे, ये उनका कसूर है कि वहाँ पे जाके वो वर्ल्ड क्लास बन गया और आप उसको पिक नहीं कर सके। तो होपफुली आगे ऐसे नहीं होंगे। ये भी बात करेंगे। और जो आज मैचेस हो रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा, उसकी हमने बात की है। प्रेडिक्शंस किसके साथ होंगी पीर बाबा से, वो भी लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। स्टे विद अस। तैयार है ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चलवाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। बात करेंगे अब जो मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 166 रन का टारगेट दे चुके हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और 38 रन स्कोर कर चुके हैं। दूसरा मैच होना है आज कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मैच को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग स्टार्ट हो गई है, एक विकेट गिर भी चुकी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस हैं अभी मैच जीतने के? देखिए 42 रन बन चुके हैं 5 ओवर्स में, तो स्टार्ट तो बुरा नहीं है। सिर्फ एक ही विकेट गिरी है और शेन वॉटसन अभी तक क्रीज के ऊपर मौजूद है। अगर आप स्टैट्स देखते हैं, आप हिस्ट्री देखते हैं, क्वेटा का रिकॉर्ड देखते हैं, तो उस हिसाब से तो क्वेटा को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद वो 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्वेटा पहली दफ़ा बैटिंग करके जीता है। उसके अलावा जब वो चेस करने जाते हैं तो चेस उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे आज जो फीलिंग आ रही है कि जो मिडिल ओवर्स हैं उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक पेशावर ज़ाल्मी कर सकती है। तो अभी तक तो मैच बराबरी पे चल रहा है, तो थोड़ा सा आगे चल के आपको पता चलेगा। और दोनों टीम्स हैं भी बराबर की के पॉइंट्स टेबल पे भी अगर नजर डालें, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी और आखिर तक आती है मैच खेल के। बिल्कुल और आगे चल के ये डिफरेंट प्रेशर इन पे ऊपर हो जाएगा। जब प्लेऑफ्स के अंदर आएंगे तो शायद आपको वहाँ पे नजर आए कि टीमें प्रेफर करना शुरू कर दें पहले बैटिंग करना। तो मे बी इट वाज अ गुड टॉस टू लूज फॉर ज़ाल्मी, क्योंकि आगे तो वो जा चुके हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर वो इस टोटल को डिफेंड करने में कामयाब होते हैं। लेकिन ग्लैडिएटर्स के लिए ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर वो आज वो जीत भी जाते हैं फिर भी साइकोलॉजी उन पे रहेगी यही मेंटली के आगे चल के जब वो टॉस हारेंगे पहले बैटिंग आएगी तो फिर वो कैसे मैचेस जीतेंगे। तो होपफुली लास्ट मैच में इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। चलिए तो प्रेडिक्शन भी आपसे लूंगी, लेकिन पहले कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान बात करते हैं। ये मैच कैसा होने जा रहा है? बेचारों का सर्वाइवल ही है मुल्तान सुल्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट। देखिए मुल्तान लकी के 8 में से 6 मैचेस हारने के बाद भी उनके पास अभी भी चांस मौजूद है यहाँ पे कि के इक्वेशंस उनके हक में अगर जाएँ सारी कि वो अपने मैचेस जीते हैं, तो लाहौर उधर से हारे, कराची हारे, उसके बाद उनका चांस बन सकता है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक दे रहे हैं तो मुझे कोई चांस मुल्तान का उस तरह नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे वो सेकंड बैटिंग करें। कराची की टीम काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली है। लास्ट मैच में मैंने देखा कि प्लेइंग 11 उन्होंने अच्छी बनाई। उसके बाद जो जिस तरीके से इमाद वसीम ने कप्तानी की कि पहले मैचेस के अंदर ही स्ट्रगल बिग टाइम, लेकिन लास्ट मैच में हमें थोड़ा वो इंप्रेसिव नज़र आए। तो आई होप कि वो कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, वो पहले की तरह आज फिर दोबारा अजीब डिसीजन लेने नहीं शुरू कर देंगे। अदरवाइज मुझे मुल्तान को उस तरह कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ना बॉलिंग में कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं, ना ही बैटिंग के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं। हालांकि शुएब मलिक आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएगा, हाईएस्ट रन गेटर्स में आएगा, लेकिन स्ट्राइक रेट वो उतना कम है कि वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं हो सकते। तो दे विल बी होपिंग कि आज कोई मैच विनिंग इनिंग्स उनका कोई बैट्समैन खेले, कोई बॉलर उनका आके मोहम्मद इरफान कोई 3-4 विकेटें ले, जुनैद खेलते हैं वो आके विकेटें ले, तो उस तरह की परफॉर्मेंस उनको चाहिए। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। दोनों कैप्टन रह चुके हैं, खासे सीजन्ड और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। देखिए शुएब मलिक की बात करते हैं तो पीएसएल को तो वेरी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं और नाकाम तरीन भी हो चुके हैं, शायद 17 मैचेस वो हार चुके हैं। तो शुएब मलिक पे तो काफ़ी टफ टाइम चला है इसके अंदर। पीएसएल की अगर हम बात करते हैं कि उनकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी बड़े आए। कराची में पहले साल हमने देखा ड्यूरिंग द सीजन ये चेंज भी हुए, फिर मुल्तान में आए, दोबारा कैप्टन बने हैं, लेकिन इक्का दुक्का मैच ही जीत रहे हैं। तो टैक्टिक्स तो उनके एट टाइम समझ नहीं आता। प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें, बॉलिंग चेंजेस की बात करें, उसके बाद अगर हम बैटिंग ऑर्डर में देखते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमें कराची में भी नजर आया, लेकिन लास्ट 2 मैचों में हमने देखा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आ रही है। तो मैच से पहले अगर हम देखते हैं दोनों टीमों का, तो हमें कोई कंपैरिजन उस तरह नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के रिकॉर्ड अगर हम दोनों को देखते हैं कि कराची तो आराम से उनको यहाँ पे जीतना चाहिए, तो मुल्तान के मुझे आज भी हालात जो है ना
बिल्कुल स्लिम नज़र आ रहे हैं कि मुश्किल है उनका मैच जीतना, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए, कोई शायद अफरीदी आके 30 बॉलों पे 70 कर दे अगर उनकी बैटिंग आती है, क्योंकि उनको भी इतना नीचे भेजा जा रहा है, लेकिन कोई टीम नज़र नहीं आ रही अफरीदी को शायद नीचे भेजने की वजह भी यही ना, वसीम के ऊपर भी आके कोई चमत्कार तो कर नहीं रहे ना, जो ना हार्ड थिंग हम उनकी तरफ से, तो व्हाई नॉट, दैट इज द पॉइंट कि अगर वो नीचे ज़ाया हो रहे हैं, ऊपर वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, पावर प्ले में उसको भेज दें, शायद वहाँ पे 4-5 छक्के वो मार के वहाँ पे मैच का वो नक्शा उलट सके। लेकिन वही पैटर्न हमें नज़र आ रहा है मुल्तान का, शुरू में कुछ अच्छी हिट्स नज़र आती हैं, अच्छा स्टार्ट मिलता है पहले 10 ओवर्स के अंदर, उसके बाद शोएब मलिक आते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं, बाकी बैट्समैन हमने देखा क्रिस्टन आते हैं, वो भी टाइम लेते हैं, तो उसके बाद मोमेंटम ही नहीं बनता, फिर वो 150 120 इतने रन करते हैं, तो इतने रन तो कराची को चेज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के मैच के अंदर तो मुझे तो कराची का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। चले मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शन, सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं। तो वी हैव ऑन बोर्ड पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसको प्रेडिक्ट करते हैं कि आज मैच जीतेगा? यहाँ प्रेडिक्शन आपके लिए खासी मुश्किल होगी। ये टफ डिसीजन है आज का, क्योंकि दोनों तगड़ी टीमें हैं, टोटल भी एक ऐसा चैलेंजिंग टोटल बन चुका है यहाँ पे दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं। लेकिन अगर मैं अभी भी रिकॉर्ड को देखें, या आप भी जो देख रहे होंगे यही समझ रहे होंगे कोयटा को यहाँ पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं डिफरेंट एक प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ालमी ना मिडिल ओवर्स में कम बैक करेगी और ये मैच जीतने की पोजीशन में वो आएंगे। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकते हैं। दूसरा मैच की अगर बात करें तो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, ये तो वन साइडेड ही होगा। वैसे इसमें मैं प्रेडिक्शन यू नेवर नो, क्रिकेट है, स्पेशली T20 आज आप ये तो नहीं कहेंगे दिल मेरा कह रहा है मुल्तान सुल्तान, लेकिन जीतेंगे कराची किंग्स। आपने ये डबल नहीं, मुल्तान पे तो अभी तक मेरा ना दिल ने कहा है ना दिमाग ने कहा है, आज भी नहीं कह रहा है, और आज भी मुझे लग रहा है कि किंग्स ने ही इस मैच में कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे सुल्तान मैच जीतते हैं, कम बैक करते हैं, तो PSL बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो कंपटीशन के लिए जो बड़ी अच्छी बात है, जिसके मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कराची की भी यही उम्मीद होगी कि वो उनसे जीतें, और लाहौर भी साथ साथ उनकी भी यही होगा कि कि मुल्तान तो पहले साइड पे हो जाए ना, उसके बाद डिसाइड होगा कि कराची ने जाना है या लाहौर ने जाना है, या इवन इस्लामाबाद भी शायद उस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। लेट्स सी किस आज स्पिरिट के साथ मुल्तान की टीम नजर आती है, क्योंकि बेदिली के साथ उन्होंने 8 मैच खेले हैं। हाँ, बेदिली से, लेकिन आपने बहुत दिल के साथ उनको टिप्स दिए मुल्तान सुल्तान को, तो आज आप क्या टिप्स देंगे? अगर मुल्तान सुल्तान टॉस जीत जाए तो उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और अगर कराची किंग्स ये टॉस जीते, क्योंकि टॉस बहुत मैटर कर रहा है किसी भी मैच को। देखिए, ये पहले मैच के रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर ज़ालमी ने यहाँ डिफेंड कर लिया तो शायद आपको सेकंड मैच में भी यही नजर आए यहाँ पे कि वो टीम टॉस जीते पहले बैटिंग करने जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कोयटा जीता है तो वही ट्रेंड फॉलो होगा, टॉस जीते और पहले बॉलिंग करने जाओ। लेकिन मुल्तान के लिए बेस्ट चांस जो मुझे नज़र आ रहा है यही कि वो पहले बैटिंग करें और एक डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर बनाएं। 10 ओवर में 90 करने के बाद आके ना अगले ओवर में 70 ना बनाएं, अगले ओवर में 80-90 रन बनाएं, 200 के नज़दीक जाने की कोशिश करें, तो उनका चांस है। बॉलिंग में उनकी इतनी डेप्थ है, लेकिन लेट्स सी आज कंडीशंस क्या फर्स्ट मैच देखते हुए और कंडीशन को देखते हुए 166 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम ने। तो ये जो दोनों खेलेंगे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, 200 अबव टारगेट सेट कर सकते हैं। दोनों टीम्स में इतनी कैपेसिटी और पोटेंशियल देख देखिए, डिपेंड करता है ना बॉलिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या है, क्योंकि ज़ालमी की अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो उनकी बॉलिंग हमें तगड़ी नज़र आ रही है। चाहे आप हसन अली की बात करें, वहाब की बात करें, अभी डॉसन ने आके बॉलिंग करनी है। लेट्स सी वो कैसी बॉलिंग करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें डिटरमिन होंगी इस पहले मैच से। स्पिन को डेफिनेटली हेल्प मिल रही है। अब लेट्स सी कि ड्यू फैक्टर वहाँ पे आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ड्यू फैक्टर आ गया तो फिर तो टीमें चेस करने ही अगले मैच के अंदर भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि अभी भी एक ही विकेट गिरी है, 53 रन बन चुके हैं, लेकिन स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड है। तो यहाँ पे कोशिश उनकी जो नज़र आ रही है ग्लैडिएटर्स की कि वो मैच को लंबा लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, विकेटें हाथ में रखेंगे और आखिर में 12 की एवरेज भी हो तो वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम उनको गेन करना होगा, क्योंकि वो चेज़ करने जा रहे हैं। 7 ओवर में 53 रन थोड़े से कम है, तो कोशिश उनकी यही होनी चाहिए थी कि पहले 10 ओवर्स में 75 to 80 रन से ऊपर जाने की कोशिश करें। विकेटें हाथ में अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेते तो प्रेशर वहाँ पे ज़ल्मी के ऊपर नहीं आ जाता इस वक्त। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखिए, उसमें दो अप्रोचेज होती हैं। या तो बहुत बड़ा टारगेट होता है, 190 रन का 200 का टारगेट होता ना, तो फिर तो आपको पता है कि जो अब टीम आएगी चेस करने, तो वो पावर प्ले के अंदर उसका फुल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी एक किस्म का वो टारगेट आप कह सकते हैं, कितना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा पिच भी नया है उनके लिए, तो थोड़ा वो सेट होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैट्समैन। लेकिन अभी भी विकेटें काफ़ी उनके हाथ में हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में विकेटें हाथ में हमें मुल्तान की काफ़ी दफ़ा देखा है कि 7-7 विकेटें 8-8 विकेटें उनके हाथ में है, लेकिन जब आउट होने पे आते हैं
तो पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा सा उनको ना कीप अप विद द रन रेट रखना होगा। ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आखिर के लिए छोड़ दिया तो इतने आराम से ज़ालमी के बॉलर्स उनको रन नहीं करने देंगे, क्योंकि किसी और टीम के खिलाफ तो आप ये कर सकते थे, लेकिन हसन अली के 2 ओवर रहते हों, वहाब रियाज के ओवर रहते हों, तो उस तरह के छक्के वो तो नहीं खाएंगे, उनसे नॉर्मली वो खाते भी नहीं है। पेस भी अच्छी है, दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनको जेन में रखना होगा कि आखिर में 8-9 की एवरेज शायद वो चेज़ कर सके, लेकिन 10 से ऊपर की एवरेज हुई आखिरी 6-7 ओवर्स में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो उनका भी बॉलिंग लाइनअप जो है कराची किंग्स का वो खासा स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान सुल्तान के पास भी इतने ही अच्छे बॉलर्स हैं, आप कोई नहीं, बॉलर्स तो हैं, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप आमिर वगैरह की बात कर रही हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नाम तो बड़े बड़े हैं कराची के पास, और हर एडिशन के अंदर कराची में आप देखते हैं बड़े बड़े आपको नाम नजर आते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नाम नजर आते हैं लेकिन बड़े-बड़े लेकिन लेट्स होप कि आज परफॉर्म करें, वो मैच जिताएं। कराची किंग्स को फेवरेट करार दिया है और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वसीम की प्रेडिक्शंस ये देखते हैं कितनी सही होती हैं। HBL PSL खेल दीवानों का से अब तक इतना ही। मुझे और वसीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। अल्लाह हाफिज़। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है ललकार।